नमस्कार साथियों, आज मैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो सामान्य जानकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। मानसूनी हवाएं आज का शीर्षक है और आज हम जानेंगे कि मानसूनी हवाएं एक्चुअली होती क्या है। मानसूनी हवाओं को एक तरह से परिभाषित करने का श्रेय अगर सर्वप्रथम किसी को जाना चाहिए तो वो अरब देश के लोगों को, अरब देश के नाविकों को जाना चाहिए, क्योंकि अरब देश के नाविकों ने ही पहली बार अरब सागर में जो चलने वाली हवाएं थीं उनको मानसूनी हवाओं के नाम से सुशोभित करने का प्रयास किया था। मानसूनी शब्द, जो मानसूनी हवाएं हैं, वो शब्द विशेष रूप से देखा जाए तो अरबी भाषा का जो शब्द है मौसम से बना होता है और जिसका अर्थ होता है मौसम, यानी ऐसी हवाएं जो किसी क्षेत्र विशेष के मौसम में आमूलचूल परिवर्तन करती हैं, उन हवाओं को मानसूनी हवाओं के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रकार से जब बाद में होने वाले जो कहीं ना कहीं बदलाव थे या होने वाले शोध कार्य थे, उसमें जो भूगोलविदों ने परिभाषा निकाली, उसके हिसाब से मानसूनी हवाओं के बारे में कहा जा सकता है कि ऐसी हवाएं जिनमें वर्ष में 2 बार उनकी दिशा में पूर्ण परिवर्तन होता है और उनका प्रभाव वहाँ के क्षेत्र विशेष पर पड़ता है, ऐसी हवाओं को हम मानसून हवाओं के नाम से जानते हैं। यानी अब हमें इसकी उत्पत्ति संबंधी संकल्पना को भी देख लेना चाहिए। इसकी उत्पत्ति संबंधी संकल्पना में सबसे जो पुरानी संकल्पना है वो है तापीय संकल्पना, जो कि विशेष तौर पर धरातल के गर्म और ठंडा होने पर ही पूरी तरह से निर्भर होता है। आप सभी जानते भी हैं, मैंने पिछले क्लास में बताया भी था कि पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण स्थिति के कारण सूर्य की स्थिति में वर्ष भर बदलाव होता रहता है। 21 मार्च और 23 सितंबर 2 ऐसी तिथियां हैं जब सूर्य ठीक पृथ्वी के मध्य भाग यानी मध्य अक्षांश भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत चमक रहा होता है, और इस समय जो प्रकाश और ऊष्मा होती हैं धरातल के दोनों गोलार्धों में लगभग बराबर मिल रही होती हैं और दिन और रात बराबर हो रहे होते हैं। लेकिन अगर 21 मार्च से आप देखा जाए तो सूर्य कहीं ना कहीं उत्तरी गोलार्ध में अपनी स्थिति को लाने का प्रयास करता है, यानी यह अभी भी उत्तरायण की ही स्थिति होती है। तो 21 मार्च से स्थिति में परिवर्तन होते होते सूर्य पहुंच जाता है उत्तरी गोलार्ध यानी 23.5 अंश उत्तर यानी कर्क रेखा पर, और इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है, और लंबवत चमकने के कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े हो जाते हैं, प्रकाश और ऊष्मा भी अधिक मिलने लगती है, और सूर्य की ज़्यादा मात्रा में रोशनी प्राप्त करने के कारण कहीं ना कहीं इस समय यहाँ पर ग्रीष्मकालीन स्थितियाँ होती हैं। अब ग्रीष्मकालीन स्थितियों में आप ये चीज़ भी जानते होंगे कि जो पानी होता है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, लेकिन धरातल जो होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा होता है। तो इसी स्थिति में क्या होता है, सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रकाश ज़्यादा मिलने के कारण धरातल गर्म हो जाता है, उसकी अपेक्षा सागरीय भाग थोड़ा ठंडा होता है, और यही कारण होता है ज़्यादा गर्म होने के कारण धरातली भाग पर निम्न वायुदाब केंद्र बनता है और सागर थोड़ा ठंडा होने पर यहाँ पर उच्च वायुदाब केंद्र बनता है, और हवाएं जो होती हैं वो आप जानते होंगे कि उच्च से निम्न की तरफ चलती हैं, इसलिए सागर से धरातल की तरफ हवाएं चलना शुरू कर देती हैं, जिसे हम ग्रीष्मकालीन मानसून के नाम से जानते हैं। इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ होती है। ठीक इसी प्रकार 21 जून से फिर सूर्य की स्थिति में बदलाव होता है। 23 सितंबर को वो भूमध्य रेखा पर लंबवत हो जाता है, और 23 सितंबर के बाद यानी 22 दिसंबर को यह सूर्य मकर रेखा पर पहुंच जाता है, और ऐसी स्थिति में यह मकर रेखा पर ठीक लंबवत दिखाई दे रहा होता है, और इसी कारणवश
इस समय उत्तरी गोलार्ध यानी हम जिस गोलार्ध में रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में भयंकर ठंडी पड़ती है। और भयंकर ठंडी पड़ने के कारण धरातलीय जो भाग ठंडा हो जाता है और सागरीय भाग वो अपनी गुणवत्ता और विशेषताओं के कारण अभी भी गर्म रहता है। तो कहीं ना कहीं इस समय धरातलीय भाग पर उच्च वायुदाब केंद्र बनता है और सागरीय भाग पर निम्न वायुदाब केंद्र बनता है, और धरातलों से फिर हवाएं समुद्र की तरफ चलती हैं। और चूंकि धरातल से हवाएं समुद्र की तरफ चलती हैं तो ये शुष्क हवाएं होती हैं, इसीलिए इस हवाओं को हम शीतकालीन मानसून के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके ये चूंकि संकल्पना और शुरुआती संकल्पना है, इसमें कुछ अभी भी कमियां रह गई थी जिसको बाद के कालों में दूर करने का प्रयास किया गया और एक नवीन संकल्पना का आगाज हुआ जिसे हम गतिक संकल्पना के नाम से जानते हैं। और इसमें इसके विकास में जो सर्वप्रमुख योगदान रहा वो फ्लान महोदय का रहा। और इन्होंने दो तथ्यों का सहारा लिया मानसून की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, और वो प्रमुख तथ्य थे वायुदाब और दूसरा प्रमुख तथ्य था हवाओं की पेटियों का खिसकाव। और इसीलिए इन सिद्धांतों को हम गतिक संकल्पना का नाम देते हैं, क्योंकि इस संकल्पना में तापीय स्थितियों के उलट या तापीय स्थितियों से थोड़ा सा अलग हवाओं की पेटियों का खिसकाव यानी गतिक स्थितियों का कहीं ना कहीं समावेश किया गया है। इसीलिए इसको हम गतिक संकल्पना के नाम से जानते हैं। अब हम इन दोनों तथ्यों पर बात करेंगे। वायुदाब आप जानते हैं, वायु का भार एक निश्चित धरातलीय इकाई या समुद्री के क्षेत्रफल पर जो पड़ता है वही वायु का भार वायुदाब माना जाता है। और हवाएं वायुदाब के हिसाब से चलती हैं, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। और पिछले क्लास में मैंने बताया भी था, हवाओं की अपनी अपनी एक पेटियां होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो 0 से 23.5 अंश 30 अंश के मध्य जो होती है वो व्यापारिक हवा चलती है, 23.5 से लगभग 66 के आसपास पछुआ हवा चलती है, और ऊपर से देखेंगे ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ तो वहाँ पर उपध्रुवीय हवाएं चलती हैं। तो कहने का मतलब है कि हवाओं की भी अपनी पृथ्वी के धरातलीय क्षेत्रों पर या विभिन्न क्षेत्रों पर अपनी एक पेटी होती है। वहाँ पर कहीं ना कहीं हवा बड़े पैमाने पर वहाँ चलती है, इसलिए वहाँ पर एक हवा की पेटी का भी नाम दे दिया जाता है। इसमें एक चीज़ जानने से के लिए हमें एक चीज़ पर और अपना ध्यान आकृष्ट करना पड़ेगा कि एक जो शब्द इस्तेमाल किया है फ्लान महोदय ने वो है ITCZ। ITCZ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण। अब ये जान लेते हैं कि अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्या होता है। तो होता क्या है कि 0 डिग्री अक्षांश पर एकदम वातावरण शांत होता है। यहाँ पर जितनी भी हवाएं होती हैं ये आकर कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठ जाती हैं और वातावरण शांत होता है। ऊपर से गर्मी यहाँ पर ज़्यादा होती है तो यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, और हवाओं के नीचे उतरने और यहाँ पर सघन होने, ऊपर से तापमान के अधिक होने के कारण ऐसी स्थिति को हम अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण कहते हैं। और यहाँ पर भी एक पेटी बनती है जिसे हम डोल ड्रम पेटी के नाम से जानते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में चर्चा का विषय रहता है। ये तो हो गया दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ साथ शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और मानसूनों के साथ साथ उनकी संकल्पनाओं का एक चर्चा। अब हम इन्हीं तथ्यों के आधार पर भारतीय मानसून को परिभाषित करने का काम करेंगे। भारतीय मानसून अक्सर चर्चा में रहने वाला एक विषय है, क्योंकि भारतीय मानसून ही एक ऐसा समय होता है जहां पर पूरे भारत में वर्ष भर बड़े पैमाने पर वर्षा होती है। हम देखते हैं शीतकाल में क्या स्थितियां होती हैं, क्योंकि शीतकाल की जब हम बात करेंगे तो एक बात आपको ध्यान में रख लेना होगा कि इस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, यानी मकर रेखा के आसपास लंबवत चमक रहा होता है। और भारतीय मानसून को जानने के लिए आपको 3 तथ्यों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक है तिब्बत यानी हिमालय और तिब्बत की स्थिति, जो भारत के संदर्भ में मानसून के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज है परिध्रुवीय भ्रमण, यानी
परिध्रुवीय भंवर, और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज जो इसके लिए मददगार होगा वो है जेट स्ट्रीम धाराएं। ये तीनों चीज भारतीय मानसून को परिभाषित करने और उसको समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। शीतकाल में देखते हैं जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध यानी मकर रेखा के आसपास होता है तो जाहिर सी बात है कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ने वाला हमारा देश ठंडा होता है, और ठंडा होने के कारण इन्हीं हवाओं की पेटियों में कहीं ना कहीं खिसकाव होता है। अब जैसे जैसे सूर्य दक्षिण की तरफ जाता है, यानी सूर्य इधर दक्षिण की तरफ होता है, तो जो ITCZ की मैंने बात की यहाँ पर, जिसको फलान महोदय ने बताया था, ये सूर्य के साथ ही धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक जाता है और 10 से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास ये पेटी खिसक के चली जाती है। तो इसी प्रकार अन्य पेटियों का भी खिसकाव होता है। जो जेट स्ट्रीम ध्रुवों के पास चल रही होती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में, ये खिसकते खिसकते 30 डिग्री अक्षांश के आसपास आ जाता है, और यही ध्रुवीय हवाएं फिर जब चलती हैं तो कहीं ना कहीं भूमध्य रेखा से होकर चलती हैं, और जो मानसून यहाँ गर्मियों में भूमध्य रेखा के आसपास पहुँचता है उसी मानसून को वापस लेकर ये लौटती हैं। इसीलिए इस समय शीतकाल में होने वाली जो चलने वाली हवा होती है उसको हम लौटता मानसून के नाम से भी जानते हैं। जैसे ये जेट स्ट्रीम यहाँ पर आती है, यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बना रहता है धरातल में, आप देख रहे होंगे यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र तिब्बत के आसपास बड़ा रहता है, और उच्च वायुदाब में तापमान की कमी के कारण मुल्तान और पेशावर के आसपास देखेंगे तो उच्च वायुदाब का केंद्र बना रहता है। ठीक इसी समय ये जो सागरीय भाग है ये निम्न वायुदाब का केंद्र बना रहता है, क्योंकि पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो जैसे ही जेट स्ट्रीम हमारी भारतीय भूमि में प्रवेश करती है, ये हिमालय और तिब्बत की स्थितियों के कारण ये दो शाखाओं में बंट जाती है। एक शाखा तिब्बत के उत्तरी भाग यानी चीन की तरफ से होकर गुजरती है, और दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण यानी तराई क्षेत्रों से होकर गुजरती है। और चूंकि भूमध्य सागर से आती है तो थोड़ी बहुत नमी भी होती है। वैसे शुष्कता तो इसमें बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं जो अवरोध होते हैं, टकराव होते हैं, इनसे टकराने के कारण यहाँ पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिशें होती हैं, लेकिन ज़्यादा बारिश इन क्षेत्रों में नहीं होती है। इसीलिए इसे हम इस समय जो हमारा शरदकालीन समय होता है वो शुष्क होता है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है, यहाँ पर हिमालयी अवरोध के कारण इसकी दिशा में परिवर्तन होता है, और दिशा में परिवर्तन होने के कारण यह मूल रूप से उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिमी दिशा के रूप में बहने लगती है, यानी धरातल से सागर की तरफ बहने लगती हैं। और यहीं पर आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी पड़ती है, और इसी बंगाल की खाड़ी से नमी उठाकर शरद काल में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों और खासकर दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में बारिश होती है, जिसे हम आम बौछार के नाम से भी जान सकते हैं। थोड़ी बहुत वर्षा जो शीतकाल में होती है वो दक्षिण भारत में इसी लौटते हुए मानसून के कारण होती है, और ये विशेष तौर पर इनमें प्रमुख योगदान हवाओं की पेटियों का खिसकाव, तापमान और वायुदाब की स्थितियों के कारण होता है। लेकिन ठीक इसके उलट हम ग्रीष्म काल की बात करें तो ग्रीष्म काल में सूर्य इस समय 23.5 अंश उत्तर में होता है। सूर्य एकदम भारतीय भूमि पर लंबवत चमक रहा होता है। जिस ITCZ की हम बात कर रहे थे कि जो 0 डिग्री अक्षांश के आसपास बनता है, वो भी सूर्य की स्थिति के कारण अब 0 डिग्री पर नहीं बल्कि उत्तरी गोलार्ध में 10 या 15 डिग्री के आसपास होता है। 10 या 15, 5-10 के आसपास इसकी सघनता सबसे ज़्यादा होती है। तो उसी प्रकार ये जो जेट स्ट्रीम शरद काल में नीचे की तरफ आ गया रहता है, सूर्य की स्थितियों में बदलाव के कारण अब ये वापस पुनः अपनी स्थिति में जाने लगता है। और इसीलिए इस समय मैंने एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया है कि यह जेट स्ट्रीम अब तिब्बत के ऊपर बह रहा होता है।
अब इस समय एक जो बड़ी घटना होती है वो ये होती है कि सूर्य लंबवत चमकता है तो धरातल ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। लगभग मुल्तान के आसपास निम्न वायुदाब का केंद्र बना रहता है, जिसका ग्रीष्मकालीन मानसून में अपना प्रमुख योगदान है। लेकिन ठीक इसी समय जो सागर होता है यहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है। अब हवाएं जाहिर सी बात है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगी, यानी सागर की हवाएं अब धीरे धीरे धरातल की तरफ चलेंगी। एक बात। दूसरी बात ये होती है कि जो हिंद महासागर से आने वाली हवाएं होती हैं वो जैसे ही 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं, यहाँ पर कोरियालिस बल का नियम लागू हो जाता है, जो कि कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस बल अपने दाहिने तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं तरफ मुड़ जाती हैं। तो जो ये दिशा बाएं की तरफ होती है, जैसे ही उत्तरी गोलार्ध को पार करके ये दक्षिणी गोलार्ध को पार करते हुए 0 डिग्री अक्षांश को से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं, इनकी दिशा में दाहिने तरफ झुकाव हो जाता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं उच्च वायुदाब बनने के कारण सागरों में ये हवाएं इनसे मिल जाती हैं, तो ये हवाएं और प्रबल और प्रचंड हो जाती हैं। और प्रबल और प्रचंड हो जाने के कारण अब दक्षिण पश्चिमी जो दिशा है, खासकर समुद्र की दिशा, यहाँ से हवा अब धरातल की तरफ चलना शुरू कर देती है। चूँकि दक्षिण पश्चिमी इसकी दिशा होती है, इसीलिए हम इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं कहते हैं। अब यहाँ से ये नमी उठाई रहती हैं, तो धरातल के जो भाग होते हैं कहीं पे अवरोध मिलता है। खासकर पश्चिमी घाट में देखें तो इस समय भयंकर वर्षा होती है, और 15 जून के आसपास प्रथम रूप में देखा जाए तो मानसून यहाँ दस्तक दे देता है। तो इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। और बंगाल की खाड़ी से भी गुजरते हुए नमी उठा लेती हैं, तो यहीं पर इनका पहला पर्वतीय अवरोध मिलता है मेघालय का गारो खासी जयंतिया पर्वत, और यहीं से ये टकराकर 2 प्रमुख नगर चेरापूंजी और मासिन राम में भयंकर वर्षा करती हैं, और इसीलिए मासिन राम को दुनिया का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला नगर या क्षेत्र भी माना जाता है। और इसी कारण बस ये जो महीने होते हैं, जो खासकर ग्रीष्म काल के महीने होते हैं, जिस समय जून के आसपास का ये समय होता है, उस समय से बारिश शुरू होती है और लगभग सितंबर माह तक बारिश चल रही होती है। यहाँ से मानसूनी हवाएं जाती हैं अरुणाचल के कहीं ना कहीं हिमालय पर्वतीय अवरोध से टकरा कर फिर धीरे धीरे तराई क्षेत्रों और हिमालय के जो किनारे वाले जो शिवालिक के निचले क्षेत्र हैं उनसे हवाएं ये धीरे धीरे गुजरती हैं, और इधर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, फिर इधर हरियाणा, दिल्ली तक ये प्रचंड बारिश करती हैं। और यही समय होता है जब ये हवाएं इसी सहारे से गुजरते हुए नमी धारण करते हुए बारिश करती हैं, और इसी को हम ग्रीष्मकालीन मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के नाम से जानते हैं। ये रहा एक मोटी मानसून हवाएं और मानसून हवाओं का भारतीय मौसम पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।